नमस्कार, मैं अनूप भार्गव प्रभा खेतान फाउंडेशन और झिलमिल अमेरिका की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हमें खुशी है कि हमारे बीच में एक बहुत ही खास हस्ती, शख्सियत यतीन्द्र मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। यतीन्द्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद अनूप जी, बहुत धन्यवाद न्यूयॉर्क फिल्म प्रभा खेतान फाउंडेशन। तो यतीन्द्र, हम शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले मैं यतीन्द्र जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। यतीन्द्र जी कवि, लेखक, संपादक, संगीत और फिल्म के विशेषज्ञ, जानकार, रसिक श्रोता, रसिक और सजग श्रोता मैं कहूंगा रहे हैं। आपका जन्म अयोध्या के राज परिवार में 12 अप्रैल 1977 में आपका जन्म हुआ। आप राज परिवार की 8वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा फैजाबाद में हुई, केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में स्वर्ण पदक के साथ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद हिंदी साहित्य में ही आपने पीएचडी किया। 19 बरस की बाली उम्र में आपका पहला कविता संग्रह यदा कदा किताब घर से प्रकाशित हुआ 1997 में। उसके बाद कुछ अलग करने की चाह यतीन्द्र जी को गिरिजा देवी पर एक पुस्तक लिखने के लिए ले गई, जो कि संगीत पर अपनी तरह का किया गया एक बहुत ही शोधात्मक और अपनी तरह की एक किताब थी, जिसकी बहुत चर्चा हुई। उसके बाद यतीन्द्र जी ने बिस्मिल्लाह खान जी पर सुर की बारादरी 2009 में एक किताब लिखी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यतीन्द्र जी भाग्यशाली रहे कि उन्हें पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का, कुंवर नारायण जी का स्नेह और मार्गदर्शन रहा। निर्मल वर्मा जी से आपके खास स्नेह संबंध रहे। यतीन्द्र जी की काव्य यात्रा यदा कदा के बाद उन्हें 3 और किताबों की ओर ले गई, जो उन्होंने लिखी अलग अलग समय में, जिनमें थी अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप और विभास 2013 में। यतीन्द्र जी का जो खास काम रहा है वो उन्होंने जो खास हस्तियां रही हैं, जैसे कि सोनल मानसिंह पे उनकी किताब आई 2007 में देवप्रिया के नाम से। उसके बाद उन्होंने हमारी सबकी प्रिय गिरिजा देवी पर 2001 में उनकी किताब आई। 2017 में उनकी एक जो मील का पत्थर कही जाने वाली किताब में कहूँगा, जिसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लता मंगेशकर जी पे सुर गाथा के नाम से किताब आई। और अभी हाल ही में बेगम अख्तर पे उनकी जो किताब आई अख्तरी के नाम से 2019 में, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। यतीन्द्र जी का अज्ञेय जी से भी संबंध रहे। उनपे उन्होंने किताब लिखी जितना तुम्हारा सच है। यतीन्द्र जी के लेख, उनके संपादन में लिखी किताबें, आलोचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। गुलजार साहब से उनके संबंध रहे। यार जुलाहे पे उन्होंने एक किताब लिखी। उनकी कविताओं का अनुवाद जर्मन, अंग्रेजी, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, राजस्थानी, अनेक भाषाओं में हो चुका है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस हस्ती से बात कर रहे हैं जो उन हस्तियों के इतने करीब रहे हैं जिन्हें हमें सिर्फ मिलने की चाह होती है। उन हस्तियों के यतीन्द्र जी ने चरण छुए हैं। तो यतीन्द्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं एक बार फिर से और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यतीन्द्र जी, बात शुरू करते हैं आपसे और आपके बचपन। तो जैसा हमने कहा कि आपने राज परिवार में, अयोध्या के राज परिवार में आपने जन्म लिया, और लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी के किस चरण में आपने ये सोचा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप वो बनना चाहते हैं जहां आप आज हैं।
और जिस मुकाम पे आप आज पहुंचे हैं, वो कब आपके दिमाग में आया? अनूप जी, बहुत धन्यवाद। आप मेरे बचपन और मेरे किशोरावस्था की स्मृतियों में मुझे लेके जा रहे हैं। जैसे कि एक छोटे से शहर में रहते हुए हर व्यक्ति या जो भी बच्चे होते हैं उनका एक ही सपना होता है, अगर वो ज्यादा पढ़ते लिखते हैं या उनके परिवार का एक सपोर्ट होता है तो वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। उससे बात कम होती है, हटती है तो प्रोफेसर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं। ये एक चालू धर्रा है। मेरी दादी स्वर्गीय आदरणीय विमला देवी जी, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा। पता नहीं उनके मन में क्यों था, वो चाहती थी कि मैं इनकम टैक्स में जाऊं, इनकम टैक्स का ऑफिसर बनूं, आईएएस बनूं। मेरी माँ का बहुत मन था क्योंकि मेरे खानदान में डॉक्टरों की परंपरा रही। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्रा जी, वो डॉक्टर थे और बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर थे हमारे इलाके के। तो वो माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ऐसा ही कुछ चलता रहा। और मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था और मैंने माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। तो उसी दौरान जब मैं कोचिंग करता था लखनऊ में, तो मैं चुपचाप कविताएं लिखता था और कुछ कुछ लिखने लगा था। मुझे पता नहीं लगा कि कब मैं ये सब चीजें लिखने लगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मेरे परिवार में इस चीज की परंपरा थी। साहित्य, कलाओं, संगीत, अदब, इन सब का, सिनेमा का बहुत सम्मान होता था। और मेरी बुआ, अब वो नहीं है इस दुनिया में, डॉक्टर ज्वलंती मिश्र, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा। मैं उनका बहुत दुलारा था। तो कम उम्र से 8वीं क्लास में उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें हाथ में थमाई कि तुम्हें, पहला मुझे जो याद है कि मानसरोवर के 8 खंड दिए प्रेमचंद जी के, शिवानी जी का नॉवल कैजा मुझे आज तक याद है, वो सब पढ़ना शुरू किया। तो जो सामान्य ढंग से मध्यम वर्गीय परिवारों में, उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में जिस तरह की एक परवरिश होती है, उससे थोड़ी सी अलग हटके थी कि कलाओं की आवाजाही, साहित्य की आवाजाही थी। और सुबह सो के उठता था तो बुआ के कमरे से कुमार गंधर्व की गाने की आवाज आती थी। हमारे घर से सटा हुआ स्वामी पागलदास जी का आश्रम था, पखाव जी थे, तो उनके मृदंग से मेरे पिता की नींद टूटती थी। अक्सर हम लोग सुनते रहते थे क्योंकि आवाज आती रहती थी। खुद मेरी परिवार परंपरा में जब रियासत थी, जब रजवाड़ा था, तो आदरणीय बेगम अख्तर जी हमारे यहाँ दरबार गायिका थी और बहुत उनका आना जाना था। उनका बहुत रौबदार था कि एक मर्सिडीज कार होती थी, खुली मर्सिडीज बेंज कार, जिसमें महाराज चलते थे। वो गाड़ी सिर्फ बेगम अख्तर के लिए निकाली जाती थी क्योंकि वो उनको लाने जाती थी, उनको एक सम्मान दिया जाता था। बहुत सारी ऐसे मेरे घर की पुरानी कहानियां जो कभी मैं लिखूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मुझे कम उम्र में ये तमीज पता लग गई थी कि बड़े लोग कौन होते हैं, ऊंचाई कहाँ से मिलती है, और कलाओं के लोग, साहित्य के लोग, सिनेमा के लोग, संगीत की दुनिया के लोगों का एक बड़ा मेयार होता है जिनको एहतराम करना चाहिए, जिनको झुक के सलाम करना चाहिए। मेरी दादी फोक की बहुत अच्छी गायिका थी। कभी उन्होंने रेडियो पे नहीं गाया, लेकिन वो बहुत सारी चीजें गाती थी। तो बचपन से वो अवध का फोक मेरे कान में पड़ता था, चैती कजरी पड़ती थी, ठुमरी पड़ती थी। एक बच्चा जो जवान होने के बाद भी ठुमरी और चैती का फर्क नहीं समझ पाता, सौभाग्यशाली था कि मैं बचपन से वो सब समझ पाया। तो इस दौरान कब मैं कलाओं का प्रेमी बन गया, कब उनका एक रसिक बन गया, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, आपने मेरे बारे में कहा, बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कला का, साहित्य का अंतिम सत्य नहीं जान पाता और हमेशा वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। उस दौरान जब मैं इतना इंडल्ज होता गया कविता में, फिर मेरा माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ाई में मन उचट गया। उसी दौरान विजय निवास जी के संपर्क में आया और मेरे घर आते जाते थे। तो एक गुरु की तरह मुझे मिले 20 साल की उम्र में। उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी करना चाहो, साहित्य करना चाहो, कुछ भी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, और साइंस के विद्यार्थी होकर के भी तुम दूसरी कलाओं में, दूसरी जगहों पे काम कर सकते हो। तो मुझे वो एक इन्फ्लुएंस था विद्या निवास जी का। मेरे एक आध्यात्मिक गुरु हुए पंडित रामकृष्ण पांडे अमिल जी, मैं उनका यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरे को ये समझाया कि तुम रिस्क ले सकते हो, तुम्हें अभी आसन्न कोई संकट नहीं है कि तुम्हें तुरंत रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दौड़ना है। मैं उन सारे लोगों से मंच से अपील भी करना चाहूंगा बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि अगर आपकी ये स्थिति है कि आप रिस्क ले सकते हैं दूसरी कलाओं में जाने की, क्योंकि आपके आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी परवरिश है और ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। तो वो वही 20, 22, 21 की उम्र में वो मन बदल गया। फिर मैं साइंस छोड़कर आर्ट्स में चला गया, लिखने पढ़ने लगा। मेरे पिता ने मुझसे वादा लिया कि तुम साल 2 साल में अपने को साबित करो। ये नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ मौज मस्ती के लिए करो और उसको पूरी तरह से, पूरे ईमानदारी के साथ उसमें नहीं जाओ। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानता कि मैं कितना सफल हूँ, क्या कर पाया, लेकिन एक बात जरूर है कि जुनून की तरह साहित्य और कलाओं की दुनिया में मैं आया।
एक पैशन की तरह आया। 24 घंटे में मुझसे कितने भी घंटे आप साहित्य की बात कर लीजिए, संगीत की बात कर लीजिए, मेहनत करा लीजिए, लिखवा लीजिए, पढ़वा लीजिए, मैं उससे थकता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसी काम के लिए बना था और मैं दूसरे कोई काम नहीं कर सकता था। तो जैसा भी हूँ आपके सामने। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। नहीं, जी। बहुत 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 अच्छे यतीन्द्र जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी कविता पर तो हम बाद में आएंगे आपकी, लेकिन जो आपकी पहली किताब जिसने आपको पहचान दी, मेरे ख्याल से वो गिरिजा देवी पर थी। जी। तो गिरिजा देवी जी को जब हम याद करते हैं तो मैं उनसे भी, मुझे भी सौभाग्य मिला है उनसे मिलने का। तो जो सर। एक जी। मूर्ति हमारे चेहरे पर आती है वो एक सरस्वती माँ की एक एक प्रति हमें दिखाई देती है गिरिजा देवी जी में। तो उनके बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि कैसे आपने उनके बारे में किताब लिखने की आपको कैसे प्रेरणा मिली? जिस दौरान मैं विद्यानिवास जी के संपर्क में था, मेरा बनारस आना जाना बहुत होता था। बनारस में उस समय, इस समय जो हमारे सचिव हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, IAS ऑफिसर हैं, बहुत ही ईमानदार और बड़े ऑफिसर हैं। उस समय जी बनारस के वो DM होते थे और मालिनी अवस्थी जी उनकी पत्नी, दोनों साथ वहां रहते थे। तो मालिनी जी और अवनीश जी से बहुत ही पारिवारिक संबंध थे, तो उनके घर आना जाना होता था। तो जब मैं बनारस जाता था पंडित जी के पास, तो उनके पास भी जाता था। तो एक दिन मालिनी जी मुझे ले गई अपा जी से मिलाने गिरजा देवी थी कि चलो तुम्हें मिला के लाते हैं। और मैं उनके यहाँ गया और जिस तरह का परिवेश था, वो बैठी थी सफेद साड़ी में, बाल खोले हुए, और अपनी शिष्याओं को रियाज करा रही थी। मैं भी वहां बैठ गया। संगीत का डूबा हुआ व्यक्ति था, थोड़ा सा उसमें दर्द भी था टूटा हुआ, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व मेरी दादी दिवंगत हुई थी। तो वो कहीं से मैं उनको, उनके संगीत को कहीं से मिस करता था। गिरजा देवी को गाते सुना तो एक एक तरह की कैथारसिस हुई वहां पे। 97 की बात है, 98 की। तो कहीं से वो जुड़ाव हो गया और बहुत ही भली महिला, दादी नानी की तरह, बहुत ही सहृदय, प्रेम करने वाली, बड़े पुचकार के बात करने वाली। तो उनसे जब जुड़ाव हुआ तो मैंने उनसे कुछ कविताएं लिखी। एक ICCR की एक मैगजीन उस जमाने में आती थी, गगनांचल, अभी भी आती है। तो 4-5 कविताएं उसमें प्रकाशित हुई। तो मैं जब बनारस बहुत फ्रीक्वेंट जाता था पंडित जी के पास, विद्यानिवास जी के पास, तो कविताएं लेके जब गया, उनको सुनाया गिरजा देवी को, तो बहुत विभोर हो गई, बहुत खुश हुई। बोले, अरे भैया तो तुम लिखो कुछ, तुम्हें लिखना हो। तो वो एक जल्दी ऐसे एक बात शुरू हो गई और मैं अपना एक रिकॉर्डर लेके जाता था। 20 साल की उम्र थी, तमीज भी नहीं पता थी कि क्या कजरी होती है, क्या चैती होती है, चीजें कानों में पड़ती थी, सुनता था, बड़े लोगों से समझने का प्रयास करता था, खुद उनसे पूछता था। शुरू से मेरी ये आदत रही कि मैंने हमेशा प्राइमरी सोर्सेस के ऊपर काम किया है, कभी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे काम नहीं किया। अगर मुझे किसी पे काम करना है तो मैं उससे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, या उनके जो भी ऑथेंटिक वर्जन है काम के, वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में इतना ज्ञान और इतनी सूचनाएं आज डिजिटल माध्यम के से मौजूद है सबके पास, कि आप नया क्या कह रहे हैं, आप कौन सी बात से इजाफा कर रहे हैं। अनूप भार्गव जी अमेरिका में बैठे हुए यतीन्द्र मिश्र की किताब क्यों पढ़ें, उसमें ऐसा क्या प्रासंगिक है, क्या रेलिवेंट है जो जरूरी हो। नहीं तो बहुत सारी चीजें आप गूगल सर्च करिए, आप 10 बार उस विकिपीडिया में जाइए और तमाम लिंक्स में देखिए, तो आपको किसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, कई बार ठीक ठाक जानकारी हो जाती है। तो ये मुझे लगा। तो उस दौरान मैंने वो काम शुरू किया। निर्मल वर्मा जी को मैंने कुछ लिखा हुआ दिखाया तो उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया और कहा तुम्हें किताब लिखनी चाहिए। और उन्होंने बड़ी उदारता से आगे बढ़ के मेरी किताब की भूमिका लिखी। और जब वो किताब प्रकाशित हुई, बहुत मकबूल हुई, तो कुंवर नारायण जी ने रूपा एंड कंपनी के मेहरा साहब को, आज के मेहरा साहब के पास जाके कहा कि मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मुझे लेके गए थे, वो मुझे भूलता नहीं है, सन 2004 की बात है। तो उन्होंने कहा, बताएं कुंवर जी, हम तो आपकी कविताएं छापने के लिए इतने दिनों से चाह रहे हैं। बोले, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने शिष्य के लिए आया हूँ। अगर आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं तो गिरजा का अंग्रेजी अनुवाद कराएं और उसे प्रकाशित करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा बड़े समुदाय में जाए, क्योंकि इस बच्चे ने बहुत मेहनत से काम किया। और तुरंत वो राजी हुए और तुरंत उस किताब का वहां पे एग्रीमेंट हुआ और फिर अंग्रेजी में वो किताब आई। तो ये मैं सौभाग्यशाली रहा कि गिरजा देवी पे मैं काम कर पाया, मालिनी जी के कारण, अवनीश जी के कारण। वो हिंदी में किताब आई निर्मल वर्मा जी के कारण, और उसका अंग्रेजी हुआ कुंवर नारायण जी के कारण। तो मैं इस मामले में अपने को सौभाग्यशाली, ब्लेस्ड मानता हूँ कि ऐसे बड़े लोग उस समय मेरे लिए आगे आए और उन्होंने मेरा काम आगे बढ़ाया। क्या बात है। तो आपने इतने बड़े बड़े नाम एक साथ लिए, निर्मल वर्मा। जो ईमानदारी है वो मैंने बता दी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा लेखक था।
कि मेरे को कोई छापता, हाँ मेरी हिंदी किताब गिरजा, मैं बुक फेयर में उसके स्क्रिप्ट बना के ले गया था। किताब मैंने निर्मल जी की प्रेरणा से लिखी, लेकिन जब मैं अरुण माहेश्वरी जी को दे रहा था वाणी प्रकाशन के, तो उन्होंने स्क्रिप्ट रख ली और मुझे लगा ये रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया पुस्तक मेले के बाद, उन्होंने कहा कि आप मुझे ऑफिस में मिले, तो मैं मिला। उन्होंने कहा ये किताब छाप रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो कोई नाम गाम नहीं है और ये बिल्कुल अनयूजुअल सब्जेक्ट पे किताब है। बोले जिस ईमानदारी से, जिस नीट एंड क्लीन ढंग से आप किताब बना के लाए हैं, गिरजा देवी के बारे में फोटो लगाई है, सब चीजें की हैं, और इतने छोटे से शहर से निकल के आए अयोध्या से, मुझे लगता है ये किताब काम करने वाली है। लेकिन अगर मैं आपकी किताब रिजेक्ट कर दूंगा तो एक भविष्य का एक बड़ा लेखक मिलने से शायद वंचित रह जाए, तो मैं ये दांव तो खेलूंगा। और ये वो बात है, वो उनकी मित्रता है, वो आज तक उन्होंने निभाया है। और मेरी हर किताब, मुझे आज में ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है कि मैं कोई भी चीज ठान लेता हूँ, उसके कॉमर्शियल एंगल बनते हो चाहे ना बनते हो, लेकिन अरुण जी उसको छापने के लिए राजी रहते हैं। अक्का महादेवी 13वीं शताब्दी की बड़ी शैव कवियत्री हुई, तो वीरशैववाद की, तो उनका जब मैंने अनुवाद किया तो बड़े प्रेम से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने छापा, बिना ये सोचे कि इसकी 150 कृतियां अभी बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। तो ये मुझे हमेशा मिलता रहा। और शुरुआती दौर में इन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने का बहुत काम किया। नहीं, आपने सही कहा कि जो कमर्शियल सक्सेस है उसके बारे में अगर आप सोचकर ही लिखें तो वो आप लिख नहीं पाएंगे जो लिखना चाहिए। तो आपकी मेरे ख्याल में जो ईमानदारी है अपने लक्ष्य के प्रति, उसने मेरी ये समझ है कि वो आपको आगे तक ले गई है। तो धन्यवाद। आपको प्रणाम करता हूँ। और धन्यवाद सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो, जिसके लिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगी, जो लता मंगेशकर जी के साथ आपने एक ऐतिहासिक काम किया है। तो श्रोताओं को बता दें, और मुझे आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि करीब 6 बरस का समय आपने उनके साथ बिताया। उनके जी। साथ साक्षात्कार, घंटों साक्षात्कार आपने उनके लिए, और उनके साथ आपने कुछ ऐसी बातें निकाली जो कि अभी तक लता मंगेशकर जी को भी याद नहीं थी, और पढ़ने वालों को तो निश्चित रूप से पता नहीं थी। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक जो काम आपने, 600 से अधिक प्रश्नों की जो किताब आपने लिखी है सुरगाथा के नाम से, तो मैं कहूँगा कि उसके बाद कुछ बच नहीं जाता कि जो लता मंगेशकर जी से पूछा ना गया हो और पूछना रह गया हो। तो उसके बारे में जरा हमें बताइए कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, लता मंगेशकर जी से आपका आपका परिचय कैसे हुआ, किस तरह से आपने उसकी शुरुआत की। तो आपने बहुत प्यार से याद किया, बड़ी उदारता से कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी लता जी या आशा जी या बड़े लोग जितने भी हैं, वो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। अभी भी उनसे बहुत बातें की जा सकती हैं। अभी लता जी के बारे में इतना कुछ जाना जा सकता है। मैंने किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि लता जी पे तो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी संचयन है, जैसे निराला संचयन है, जैसे विजय निवास मिश्र संचयन है, रामविलास शर्मा संचयन है, कि 10-10, 12-12 वॉल्यूम की किताबें हैं, ऐसे लता जी पर तमाम लोगों पे काम हो सकता है। क्योंकि एक किताब आप उनका सिर्फ नौशाद के साथ लिख सकते हैं, एक किताब सिर्फ आप उनका रोशन साहब के साथ लिख सकते हैं, एक किताब सिर्फ आप एस डी बर्मन के साथ काम पे लिख सकते हैं। इतना वास्ट कैनवास पे काम है। मैंने उसको कैप्सुलेट करने का काम किया, उसको कम करने का काम किया कि जितने कम में मैं समझा सकूं। हमारा पारिवारिक संबंध था, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे परिवार से जुड़ी हुई थी लता जी, और मैं उन पर किताब लिखना चाहता था। मैं उनसे कहता था तो हंस के टाल देती थी कि बेटा ठीक है कभी बात करेंगे। उनको लगता रहा होगा कि जैसे तमाम सारे फैन है वैसे ये भी एक फैन है। बीच में किसी दिन उनको मैंने बहुत सारे मंचों से कहा है, एचएमवी कोई डिस्क रिलीज कर रहा था, 80 बरस की हो रही थी, तो उनको एक गाना चाहिए था, पंडित अमरनाथ का म्यूजिक था, गरमकोट फिल्म का, जोगिया से प्रीत की ये दुख होए। मेरे पास था, मैंने एक नागपुर के कबाड़ी थे हसमुख दलवाड़ी जी, अब दुनिया में नहीं है, मैं नागपुर जाके उनकी दुकान से वो सब गाने खरीद के लाया था, उनके रेयर सॉन्ग। तो एक दिन उनका फोन आया कि बेटा वो मेरे पास, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारे पिता का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस जमाने की फिल्म है, मैं गाना ढूंढी, एचएमवी के पास भी नहीं। मैंने कहा बताएं मुझे। बोले गरम कोट। तो मैंने कहा गरम कोट के सारे गाने मेरे पास है। बोले कौन कौन से गाने हैं? तो मैंने गाने सारे बता दिए कि नन्हा मेरा डोले डोले अगनैया, जोगिया से पीती है दुख होए, सारा बताया। खुश हो गई, बोली तुम्हारे पास है? मैंने कहा है। कैसे मुझे मिलेगा? तो मैंने कहा मैं कल भेजता हूँ। तो मैंने उसका एक MP3 और एक CD बना करके सारे रिकॉर्ड करके कुरियर कर दिया।
जब उनको हासिल हो गया तो उनका फोन आया कि मैं बहुत खुश हूँ, इतने दिन बाद ये सारे गाने सुने, और तुम जो बात करना चाहते हो बताओ, मेरा सेक्रेटरी है, तुम्हें सब नंबर वंबर दे देगा कैसे क्या बात करनी है। बम्बई आने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर है, बहुत खर्चे होंगे, बहुत कई बार आओगे, मिलना हो ना हो, बीच बीच में आते रहना, हम फोन पे बात करेंगे, तुम फोन पे मुझे एक समय दे दो और हम लोग तय कर लेते हैं। और दूसरे दिन से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। सन 2011 से मेरी बात शुरू हुई थी, 2010 के अंत में 11 से, और 2016 तक चली, 15 तक, 2016 में किताब आई। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि लता जी के पास वो गाना रहा होगा, चंदी के पास रहा होगा, वो सिर्फ मेरा टेस्ट हो रहा था। बड़े लोग आपका टेस्ट भी लेते हैं, आपकी आपकी वो डेप्थ भी चेक करते हैं कि वाकई ये काम करने के लिए इच्छुक है कि नहीं इच्छुक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लता जी के पास वो गाना नहीं होगा, उनको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये एक उसकी पृष्ठभूमि थी जब ये बात शुरू हुई और मैंने काम किया, और शुरुआत हुई उस समय एक तहलका मैगजीन आती थी, तो 80 बरस की उम्र पे मुझसे एक लंबा उनके ऊपर एक कवर स्टोरी कराई गई थी। पहली बार किसी मैगजीन के फ्रंट पे मेरा नाम आया, तो उनका गाना है पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ, ज्योति कलश छलके, मैंने उसका टाइटल दिया था सुर कलश छलके। तो उस नाम से फिर वो पूरी फिर उसके बाद बात होने लगी तो मुझे भी नहीं पता था कि 5-6 साल बात हो जाएगी। फिर वो खुलती गई, और मुझे लगता है अनूप जी, ये मैं लता जी के हवाले से कह रहा हूँ, बहुत माफी मांगते हुए कह रहा हूँ, कि तमाम सारे बड़े लोगों के बारे में हम लोग सोचते जरूर हैं कि इनके पास इतना कुछ है, लेकिन कौन जाता है बात करने के लिए। लता जी तक मैं अप्रोच कर सका, मैं काम कर पाया, और उन्होंने उदारता से जो चीज दिया वो लता सुरगाथा में है। आप बताएं कि पंडित भीमसेन जोशी जी गुजर गए, किशोरी जी गुजर गई, पंडित रविशंकर जी गुजर गए। रविशंकर जी की रागमाला को अगर माइनस कर दें, जो उनकी अपनी खुद की आत्मकथा है, किन लोगों ने लंबे साक्षात्कार लिए। किशोरी जी का कोई लंबा साक्षात्कार मुझे कहीं नहीं दिखता, भीमसेन जी का कहीं नहीं दिखता, मल्लिकार्जुन मंसूर का कहीं नहीं दिखता। खुद निर्मल वर्मा जी के साथ आप उठा ले, तमाम सारे बड़े लोगों को उठा ले, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उठा ले, आपको 100, 200, 400 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, दस्तावेज नहीं मिलता है। और जब मैंने उनसे कहा कि दीदी आप मुझे ये सब बता रही हैं, आपने पहले क्यों नहीं कहा, तो बोली कि लोगों ने कभी पूछा ही नहीं आके, जो सवाल पूछे मैंने जवाब दिया। तुम पहले शख्स हो जो मुझसे सवाल कर रहे हो कि रोशन जब म्यूजिक बनाते थे और एस डी बर्मन जब म्यूजिक बनाते थे तो उसका डिफरेंस क्या था, या एक ही दिन में जब आप 2 डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ रिकॉर्ड करती थी तो वो मानसिकता क्या होती थी, कि एक तरफ तो आप बिल्कुल ट्रेडिशनल म्यूजिक गा रही हैं जाके नौशाद, और उसके बाद बिल्कुल आप जयदेव के साथ एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक पे काम कर रही हैं, या बिल्कुल किसी न्यू कमर के साथ काम कर रही हैं। मैं क्योंकि उनका एक दीवाना, अतिरेकी, पागल प्रशंसक था, तो मैं जूझा रहा। और ये सच मानिए, उस किताब ने मुझे बहुत मकबूलियत दी, ईश्वर की कृपा है, लता मंगेशकर के संगीत प्रेमियों की कृपा है कि उन्होंने इतना पढ़ा। लेकिन उस किताब की जो सफलता है, उससे ज्यादा मैं इस बात को आज भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो 6 साल का जो प्रोसेस था किताब के बनने का, उसको जिस तरह से मैंने उसका आनंद लिया है, मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है, मेरा एक जीवना अनुभव एक बड़ा बनाता है। बहुत बहुत अच्छे। तो लता जी की जब बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में ये तय करना मुश्किल है कि वो हमारा अतीत हैं, वर्तमान हैं या भविष्य हैं। पीढ़ियाँ उनके साथ बड़ी हुई हैं, उनकी पूजा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए। अगर हम भारत को एक शरीर माने तो लता जी उसकी आत्मा है, एक तरह से जो बसी हुई है अंदर अंदर तक। तो उस आत्मा को आपने जिस तरह से अपने अपने साक्षात्कार में, अपनी टिप्पणियों में, अपनी किताब में जिस खूबसूरती से आपने समेटा है, मैंने उसके कुछ अंश पढ़े हैं, तो उसमें से मैं कुछ कोट करना चाहूँगा और आप उस पर अगर कुछ बोलना चाहें। तो एक जरूर बात जरूर। मुझे लगी कि जब आपने उनसे पूछा कि यदि ईश्वर आपसे मोक्ष और संगीत में से एक स्थिति को चुनने को कहें तो वो क्या होगी, और लता जी का जवाब था कि मुझे मेरा संगीत ही चाहिए, मेरा संगीत ही मुझे अंततः जन्म मृत्यु के खेल से मुक्त करेगा। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। संगीत को उन्होंने तो जिया है एक तरह से, और उसको आपने जिस खूबसूरती से समेटा है, उसके बारे में कुछ और लता जी के बारे में कुछ बताना चाहें, कुछ ऐसी बात जो हमें नहीं मालूम हो। मुझे लगता है कि जितनी बातें बतानी चाहिए, जितनी बातें हो गई, वो सब दर्ज कर दी। अब कुछ बहुत पर्सनल मोमेंट्स होते हैं,
कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो कोई बात बात के निकल, या कोई मुझे नसीहत दी, या कोई चीज मैंने बाल सुलभ ढंग से अपने में पूछा, उन्होंने सुधारा। जैसे तमाम सारी गॉसिप मैगजीन, उस दौर की तमाम चीजें लिखती थी। बाबूराव पटेल की मैगजीन थी फिल्म इंडिया, उसमें तमाम सारे गॉसिप छपते थे, चीजें आती थी। शमा में कुछ छपा है, फिल्म में है, तो मैंने सब चीजों के नोट्स बना रखे थे, तो मैं एक एक करके बात करता था। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं हुआ था बरखुरदार, ये ऐसे हुआ था। मतलब जो उसका एंगल है वो बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज है। तो मैंने कहा ये क्यों? तो बोले कि बेटा इसमें दिक्कत यही होती है कि बात कुछ सुनी सुनाई बाहर आ जाती है, क्योंकि जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही है उस समय तो स्टूडियो में मैं हूँ, शकील बदायूनी है, रफी साहब है, नौशाद साहब है, तो यही 4 लोग उसका सत्य जानते हैं। जो शख्स लिख रहे वो पैदा भी नहीं हुए उस समय तक, तो जो सारा घालमेल भी है, ये बात होती है। और इसीलिए मैंने लता सुरगाथा के अलावा बाकी कामों में भी, अख्तरी में भी, वो मैं जजमेंटल नहीं हुआ, मैंने वो सारी बातें रख दी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप उसमें एस.डी. बर्मन या नैयर साहब वाले विवाद का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने वो सारी बातें जो मुझे ऑथेंटिक लगती थी या जो उस समय बहुत मशहूर थी, वो सब रखते हुए और खुद लता जी का वर्जन रखते हुए नीचे ये वाक्य लिखा कि अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह के सहारे खड़ा होना पसंद करते हैं। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है एक बड़ी यात्रा है लता मंगेशकर की। 47 में देश आजाद है और सन आपकी सेवा में फिल्म के लिए लता मंगेशकर गाती हैं, पा लागू कर जोरी शाम मुझसे खेलो न होरी। और जितना इस देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास की यात्रा है, उतनी ही लता मंगेशकर की विकास की यात्रा है, उतने ही भारतीय फिल्म संगीत के बनने संवरने की यात्रा है। उसका एक ऐसा सोशियो पॉलिटिकल सबाल्टर्न रिलीजियस स्टडी कर सकते हैं, वो मैंने करने की कोशिश की है। एक पढ़े लिखे, एक कनसर के रूप में, एक संगीत प्रेमी के रूप में मैंने सिर्फ उन चीजों को उठाकर रखने की कोशिश की है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ हो सकता है। बाकी कला का कोई सत्य, अंतिम सत्य नहीं होता। तो इसलिए लता जी के संदर्भ में भी मैं कहूंगा, मैंने जितना कर दिया है, आने वाली पीढ़ियां जो संगीत में जुड़ी है, सिनेमा से जुड़ी है, उनको और काम करना चाहिए, उनको और इंटरव्यू करना चाहिए उनके बारे में और स्टडी करना चाहिए। पहली बार लता सुरगाथा में लता जी अपने गाने की टेक्निक बताती है कि किस वर्ड को कैसे वो जक्सटापोज करके गाती थी, किस वर्ड को माइक्रोटोन्स में सॉफ्ट लगने से दूर जाके गाती थी, किन वर्ड्स को हल्के से छू के निकल जाती थी, वर्तनी कैसी होती थी, पंक्चुएशन कैसा होता था, डिक्शन कैसा था, ये सब चीजें वो खुल के बता रही है। अगर कोई गायिका आपने जिक्र किया है उसमें मोहब्बत और मोहब्बत का जी 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 कि उन्होंने कहा कि पहले मोहब्बत कहा जाता था, हर आदमी मोहब्बत कहता था, लेकिन जब उन्होंने नूरजहां को सुना तो नूरजहां मोहब्बत कहती थी, सॉफ्ट टोन से कहती थी, तो उन्होंने मोहब्बत करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए अनारकली के लिए उन्होंने गाया मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। बोली बाद में ट्रेन चल पड़ा कि सब लोग मोहब्बत कहने लगे, मोहब्बत छूट गया। तो वो खुद कहती है कि मैंने और रफी साहब ने, मुकेश भैया ने सैदल साहब को, नूरजहां को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा है उनके गानों को। ये सब मैं निकालना चाहता था क्योंकि मैं लता जी को लेकर के बहुत बहुत मतलब स्टडी में बहुत मैं बिलीव कर रहा था। तो मुझे लगता था मुझे कहीं मिलती नहीं थी चीजें, तो जो भी लिखता था वो सुपरफिशियली लिख रहा या बहुत महानता एक पेडेस्टल पे ले जाके खड़ा कर देता। तो मुझे लगा कि कुछ तो काम की बात, कुछ तो तार्किक बात निकल के आए। और जब हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे बीच मौजूद हैं, तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने समय दिया, मैं कोई काम कर पाया। और वो मैंने अपने लिए नहीं किया है, वो तमाम सारे संगीत प्रेमियों के लिए किया है, देश भर के, दुनिया भर के लता मंगेशकर और हिंदी फिल्म संगीत के प्रेमियों के लिए। तो एक यतीन्द्र जी, वो मेरा ख्याल है और ये मैंने पढ़ा भी है कि कभी इस किताब को आप ई बुक की तरह लेकर आना चाहेंगे, जिसमें कि आ चुकी है बुक, ये ई बुक में आ चुकी है। वाणी प्रकाशन ने ई बुक में उसको रिलीज कर दिया 2 साल पहले। और स्टोरी टेल एक ऐप है, उस पे ये ऑडियो बुक में भी आ चुकी है। अच्छा। चलिए, वो मैं सोच ही रहा था कि अगर कितना अच्छा हो कि हम किताब को पढ़ रहे हों और साथ साथ में उनके गाने भी सुन सकें हम, मतलब आप
आप ई बुक में पढ़ें और उसके ऑडियो बुक में विविध भारती के प्रस्तोता और मेरे बड़े अजीम मित्र हैं यूनुस खान, वो यतीन हाँ, रमिशमल के, उन्होंने पूरी किताब रिकॉर्ड की। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो चलिए अब यतीन्द्र जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ बात करें जो आपकी जो ताजा किताब आई है अख्तरी, बेगम अख्तर जी जी के बारे में। तो बेगम अख्तर जी की तो आवाजें आपने अपनी अपने घर में सुनी होंगी, सुनी है, जी जैसा कि मैंने जी पढ़ा कि जी वो आपके घर आया करती थी, और वहां पे उन्होंने आपके पिताजी, आपके दादाजी के समय में उन्होंने आपके घर में गाया है। मैं तो उनकी जो क्रोनोलॉजी है बेगम साहिबा की, 1937 से 43 तक फैजाबाद रही, और उस जी समय उन्होंने कई बार दरबार गायकी की। दशहरा और होली का दरबार लगता था तो आती थी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बनाने से शुरू करती थी, दादरा गाती थी, सादरा गाती थी, होली के पद गाती थी, और जी बैठकी महफिलें करती थी। वो बहुत जगह और भी डॉक्यूमेंटेड है, और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, रामपुर जाती थी, गया जाती थी, कश्मीर जाती थी, बड़ौदा रियासत में उन्होंने महफिलें की हैं। जिस जमाने की बात है, उस जमाने में बेगम अख्तर साहिबा को और सिद्धेश्वरी देवी को बड़ौदा रियासत में एक कंसर्ट गाने का 1,000 रुपया चांदी का सिक्का मिलता था, और ट्रेन का उसका फर्स्ट क्लास का किराया मिलता था, जो एक अलग से कंपार्टमेंट होता था, उसका आने जाने का मिलता था। ये उनकी पेशगी थी जो बंधती थी। उसके जी अलावा जो इनाम इकराम और जो उसने जो दे दिया, तो दोनों और ये होड़ लगी रहती थी कि किसका कंसर्ट हो रहा है। और बड़ौदा रियासत भी इस तरह से करती थी कि एक बार सिद्धेश्वरी जी को बुलाती थी, तो एक बार बेगम अख्तर को बुलाती थी। तो ये रिकॉर्डेड है, ये गजेटियर्स में है, और आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग उस जमाने में कितना सेल्फ ड्रिवन, कितना अर्न करने वाली बड़ी गायिकाएं थी। आज हम बड़े बड़े नाम लेते हैं कि ये 4 करोड़ ले रहे हैं, वो 5 करोड़ ले रहे हैं। आप सन 50, 52, 54 में जाके देखिए, 1,000 चांदी का सिक्का उनको जी बतौर पारिश्रमिक मिलता है। बहुत बहुत। तो इसकी आपने यतीन्द्र जी बात की, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पुराने समय में जो कलाकारों को एक तरह से आश्रय मिलता था कि उन्हें अपनी जीविका की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, जैसा आपने कहा, जी तो आज के समय में मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप अपनी फाउंडेशन के द्वारा, आप राज परिवार से हैं, तो जिस जी तरह से राज परिवार उस जमाने में कलाकारों को आश्रय दिया करते थे, आपने कुछ उसी तरह से एक अलग तरीके से, मैं कहूँगा कि आपने जो कला और साहित्य को बढ़ाने के लिए जो आपने काम किया है, और आपकी जो विमला देवी फाउंडेशन जो काम कर रही है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि मेरी किस। ग्रैंड मदर के नाम पे, उनकी स्मृति में, क्योंकि वो गायिका थी और वो चाहती थी कि कलाकारों का सम्मान हो, तो उसके लिए मैंने उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट बनाया, विमला देवी फाउंडेशन, जिसमें उनके नाम पे हम संगीत का पुरस्कार देते थे, और जी साहित्य का अपने ग्रेट ग्रैंड फादर के नाम पे दुजदेव सम्मान, और दादी के नाम पे विमला देवी सम्मान। बाद में अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण पांडे आमिल जी के नाम पे आमिल स्मृति सम्मान हमने फिलंथ्रॉपी के लिए देना शुरू किया। मैं इस मामले में बहुत मतलब ये एक वही मानूंगा, सबका सहयोग मानूंगा, कि गिरजा देवी उसकी ट्रस्टी थी, और वो उन्होंने आना शुरू किया। विद्या निवास जी थे, निर्मल वर्मा आते थे, और पंडित किशन महाराज, राम नारायण जी, गंगूबाई हंगल, सोनल मान सिंह, मालविका सरुखई, श्रुति साडोलकर, तमाम बड़े लोग, पंडित राजन साजन मिश्र, पंडित जसराज, सभी ने आकर के परफॉर्म किया, सभी ने आकर के पुरस्कार ग्रहण किया। बहुत ही छोटी राशि का पुरस्कार था, लेकिन भावना बड़ी थी, तो उस तरह से उन्होंने लिया। और जो आप राज परिवार की बात करते हैं, राज परिवारों का समय बीत गया सन 47 में, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे घर घराने हैं, ऐसे फोरम्स हैं जो संगीत का अच्छे से आगे ले जा रहे हैं। कलकत्ता की आईटीसी कंपनी है जिसने गुरु घराने की बात शुरू की, स्पिक मैके ने काम शुरू किया, संकट विमोचन समारोह बनारस में होता है। हम जी लोगों का एक बहुत ही छोटा, जैसे राम का सेतु बंद हो रहा था तो गिलहरी जा करके थोड़ा सा बालू के कर डाल रही थी, तो मेरा बस उतना ही छोटा सा प्रयास है इस कलाओं की दुनिया में जुड़ने का। तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े फोरम बहुत अच्छे ढंग से, तमाम बड़े कलाकार साहित्य कलाओं की दुनिया को उसका एक बड़ा वितान रच रहे हैं, और खुद कलाकार आकर के इन मंचों पर एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आजादी के बाद ये बहुत हुआ है। जी रुक्मणी देवी अरंडेल ने किया है, कला क्षेत्र बनाया, तमाम सारी चीजें हुई। अगर आप पूरी एक परंपरा पढ़ें तो संगीत की दुनिया में बहुत काम हुआ, साहित्य की दुनिया में काम हुआ।
चलिए यतीन्द्र जी, अब बढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खान जी की तरफ। जी बिस्मिल्लाह खान जी को जब बात उठती है तो सबसे पहली बात जो आती है कि वो सही अर्थों में हमारी सांझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। वो बाबा जी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर शहनाई बजाया करते थे, गंगा के तट पे सुना है जाके शहनाई बजाया करते थे। तो जो उनका जो एक व्यक्तित्व था, जो कि जैसा मैंने कहा कि सांझी संस्कृति का एक जीता जागता नमूना था, तो उसके बारे में जरा बताइए कि उनका व्यक्तित्व। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खां जैसा व्यक्ति जिसे बहुत मतलब बिल्कुल एक एक अगर हम परिभाषा करें, गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़े प्रतीक हैं। मुसलमान थे लेकिन मंदिर में जाते थे, बालाजी के मंदिर में जाकर के, मंगला गौरी के मंदिर में जाके बचपन से रियाज करते थे, बाबा विश्वनाथ का सेहरा बजाते थे। और चूंकि इस्लाम के अनुयायी थे तो फातिमान से लेकर दाल मंडी तक जाते थे, नौहा बजाते थे और 10 दिनों का अजादारी और मुहर्रम का काम करते थे। कहीं किसी मंच पे बैठ गए हों, वो कमानी ऑडिटोरियम में दिल्ली में बैठे हों, तो वहां से बैठ के पूछते थे कि जरा यहाँ से बताओ बाबा विश्वनाथ किधर दिखेंगे, बनारस किधर होगा, तो जिधर बनारस होता था उनकी शहनाई का प्याला उधर घुमा देते थे। इतना जो प्यार से बाबा विश्वनाथ के उसमें निष्णात है, जो गंगा पूजैया के गीत गा रहा है, जो उसी समय अपना नहा कर रहा है, तो दोनों संस्कृतियों में आदान प्रदान किया। उसके बाद भी उनपे कोई छीटाकशी नहीं हुई, उनको कभी काफिर नहीं कहा गया, उनपे कभी कोई हमले नहीं हुए। वो कहते थे, मेरी किताब में दर्ज है, उन्होंने कहा कि भैया सब लोगों को संगीत सिखा दो, संगीत का सुर छू जाएगा तो वो तासीर उतर जाएगी, कोई झगड़ा फसाद नहीं करेगा, कोई दंगा नहीं करेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है और जो सब कुछ पा के बैठे थे। मैं उनके घर जब जाता था तो उस घर में दुनिया भर के पुरस्कार सब चीजें लगी थी, भारत रत्न मिल चुका था, कितनी यूनिवर्सिटीज के डॉक्टरेट सब पढ़े हुए थे। तो मैं जब उनसे पूछता था तो कहते थे कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी एक सा कायम कर पाया हूँ, षडज कायम कर पाया हूँ, अभी ऋषभ तक जाने के लिए दूसरा जन्म लेना। और आप देखिए अंत में जब वो नहीं रहे, उस समय का अगर दौर याद करिए कि उनके नाक में सुइयां लगी थी और उसके बाद वो लोगों को कजरी सुना रहे थे। एक ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसका प्रयाण संगीत में जाते हुए हुआ है। गंगा दुआरे बधैया बाजे, उनका एक बहुत मशहूर पूर्वी है, वो विवाह का सहाना है, जिसको उन्होंने हमेशा बजाया। कभी किसी तरह से, मतलब उनका संगीत जो है वो इबादत का संगीत था। उसमें जो एक पुकार थी वो अजान की पुकार थी, और वो सरगम जो थी वो बिल्कुल, वो जो 7 सुर भरे जाते हैं वो 7 जन्म का दर्शन कराते थे। वो एक बहुत बड़े पाए पे खड़े हुए इंसान थे। मैंने उनको बहुत लंबा रिकॉर्ड किया, आप विश्वास नहीं करेंगे। और ये मैं दोनों संदर्भों में कहूंगा, लता जी के और बिस्मिल्लाह खान साहब के, और बाद में अभी गुलजार साहब पे काम कर रहा हूँ उनके संदर्भ में भी कहूंगा। किसी के लिए कोई कटुता नहीं, किसी का भी नाम जिक्र कर दो, भैया बहुत अच्छा, बड़ा गाते थे, क्या बढ़िया बाकमाल शायर, बड़े बढ़िया कलाकार। इन लोगों ने भूल कर भी किसी की बुराई नहीं की। और ऐसा नहीं कि कोई फैब्रिकेटेड इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि मैं घंटों सालों उन लोगों के साथ काम किया। 6 साल तक आप जिस महिला के साथ बात करेंगे तो कभी तो किसी के बारे में बोलेगा, कभी नहीं। और जब भी कहा तो ये एक जो बड़प्पन है। और दूसरे को, मुझे लगता है मैंने इन लोगों से सीखा है कि आप बड़े रचनाकार, बड़े कलाकार तब बन सकते हैं जब दूसरे बड़े कलाकार को उसी सहृदयता से आप आजमाएं और उसको बड़ा कहने की कुव्वत रखें। जब तक आप दूसरे की कला में आदर नहीं व्यक्त करेंगे, आपकी कला में कोई आदर व्यक्त नहीं करने वाला। यही बात आपने लता मंगेशकर जी के बारे में जब आपने कही, लता जी से जब कहा जाता है कि आप कितनी महान हैं, तो वो अक्सर दूसरे कलाकारों का नाम लेती हैं कि मुझसे पहले तो हो चुके हैं, रफी साहब, मुकेश जी। बिस्मिल्लाह खान साहब, जब भी मैंने कहा अरे भैया ये तुम कहती हमसे काहे सुन रहे हो, ये तो विद्याधरी बाई ने बहुत अच्छी गाई, ये तो रसूलन बाई क्या करती थी, और रोने लगते थे, आहा आहा करें और रोने लगे। तो जब खान साहब बिल्कुल, और एक बिल्कुल एक पाकीज़गी के साथ जो मुस्कान है, मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपना वो इडियम, अपना मुहावरा, अपने स्वत्व को तलाश लिया था। एक जो एक सबलाइन तक जाने की बात है, जो उदात्त बनने का मामला है, वो सब्लिमेशन वो अंदर से देख लिया था। वो सारा मैनिफेस्टेशन शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, संगीत के अंदर है। वो पुकार लग नहीं सकती है, वो एक फूंक जा नहीं सकती है पाए की, जब तक कि आपने अपने अंदर
सफाई कर नहीं रखी, उन लोगों ने सब साफ कर रखा है अपने अंदर का मामला। एक आपने बड़ा रोचक किस्सा सुनाया था किसी साक्षात्कार में, बिस्मिल्लाह खान जी का ही राग बहार और बिहाग के बारे में, जी वो सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके इतनी सारी कहानियां हैं। मैंने एक ही दो कहानियां किताब में लिखी कि लोगों को वो जुमलों की किताब न लगने, क्योंकि वो बहुत ही मजाकिया और बहुत ही खुशपसंद व्यक्ति थे। एक बार बम्बई के रेडियो के लिए उनको AIR के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। तो जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि खान साहब बिहाग रिकॉर्ड करा दीजिएगा। अच्छा, दिन रात वो कहते भी रिकॉर्डिंग तो किसी भी राग की कभी भी हो जाती थी, क्योंकि टाइम के हिसाब से फिर बाद में उसका वो होता था, प्रसारण होता था। कहे बिल्कुल ठीक है। तो जब वो बैठे दोपहर में, जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो उन्होंने कोई दूसरा राग बजा दिया। तो फिर महाराज उनसे कहा गया कि बिहाग, जरा बिहाग भी। तो उन्होंने बाहर बजा दिया। ऐसे करके 3 बार उन्होंने राग बदले और 3 ही राग बजाने थे। अब स्टेशन डायरेक्टर की नहीं है कहने की आप कुछ बजा दे। तो जब उन पेमेंट पिलाने लगा और बहुत सुंदर बजाया, तो बोला के कि आप, बोले कि आपने जाकर करके, लेकिन जब सुबह में आया मैंने अभी मांगी खाने नाश्ते, मैंने कहा जलेबी खिला दीजिए, और आपने मुझे लड्डू खिलाया। अब मैं जलेबी मांगता रहा तो कहा कि है नहीं तो मैं लड्डू से काम चला लीजिए। तो अब आप बिहाग नहीं, अब आप बाहर से काम चला लीजिए, अब आपको बिहाग नहीं मिलने वाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो यतेंद्र जी, अब हमने उन सब के बारे में बातचीत की जो कि जिन पे आपने किताबें लिखी हैं, जिनके बारे में आपने बरसों शोध किया है। अब हम लौटते हैं आपकी तरफ और आपके कवि रूप की तरफ। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी पहली किताब 19 बरस की उम्र में यदा कदा के नाम से हुई, उसके बाद आपने 3 किताबें और लिखी कविताओं पर। तो हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को अपनी पसंद की एक कविता जो भी आपका मन करे वो हमें सुनाएं। बहुत सारी कविताएं हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी कविता सुनाऊं। एक मेरी नई कविताएं सुना दे रहा हूँ जो किसी संग्रह में नहीं है। कविताएं मैं अभी भी लिखता रहता हूँ, लेकिन अभी बहुत वर्षों से मैंने संग्रह प्रकाशित नहीं किया। जी। ये थोड़ी सी लंबी कविता है, 2-4 मिनट लेगी मुझे लगता है। नहीं, समय ओपेरा। जी। समय ओपेरा। इतिहास की एक धूल भरी तारीख से उठाता हूं मैं अनगिनत बार बजाई जा चुकी एक मार्मिक धुन, छूते ही जिसको हवा में छिटक जाते हैं चारों ओर शोक गीतों के ढेरों मिसरे। ये धुन, जिसमें कुछ और धुनें भी शामिल हैं, दरअसल सिर्फ संगीत नहीं है, वे अमानवीयता के प्रतिकार की स्थितियां हैं, घुटी और टूटी हुई पिछली कई शताब्दियों के पन्ने पलटने पर जिनमें से एक धीमी लय सुनाई देती है। इन बनती बिगड़ती हुई धुनों से हमें आज भी किसी पीड़ित की आंखें दिखाई देती हैं। आश्विज कैंप में संत्रास पाए हुए अनेक लोगों के हिलते कांपते हाथ नजर आते हैं, और गुजरती है नाजियों की एक सैन्य इतिहास में की तेज ठक से कोलाहल भरती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे में बीथोवन सिर्फ संगीत नहीं लगती, ऐसे में बीथोवन, मोजार्ट या शोपेन की लय में कहीं कोई बात सिर्फ संगीत नहीं लगती, बल्कि वह हमारे कष्टों का गीत बन जाती है। और एक धुन की खातिर इस तरह इतिहास के पास जाना मुझे रोमांचित करता है। ये इतिहास और लय की यात्रा मुझ में एक तड़प, एक सोच, एक बेगानापन भरती है, जो हर बार पहले से ज्यादा दुखी करती है, पहले से ज्यादा निराश भी। ये सारी चीजें जो आत्मीय और मार्मिक बखान है सभ्यता के, हमें कितना सहज बना पाते हैं, कितना आत्मीय, कितना करुणा से भरा हुआ। हम धीरे धीरे ये जान चुके होते हैं, किसी धुन की आग को कुरेदने पर कोलोसियम में बजने वाले संगीत, या कभी रोम और पोलैंड के गिरजाघरों की घंटियों में गूंजने वाली शांति प्रार्थनाओं की तरह युद्धबंदियों, शरणार्थियों और मृतकों की चुप्पी ने ले ली है। और आज भी दुनिया के इतिहास की रोशनी में
खेले जाने वाले तमाम ओपेरा कहीं एक आत्मीय धुन हो गई है। फिर भी कोई कोशिश करे तो समय की उस टूटी हुई सिम्फनी पर आज भी बजाई जा सकती है किसी सिरफिरे की कोई बिसार दी गई धुन, जो बीथोवन की तरह अंधेरे जीवन में शांति और प्यार के भरोसे टिकी रह सकती है देर तक, जो इतिहास की कचहरी में हलफनामा दायर कर सकती है। बहुत बहुत सुंदर यतीन्द्र जी। तो इसमें आपका जो कला और संगीत के प्रति प्रेम है और जो मानवीयता के प्रति आपका दृष्टिकोण है, कितना कितना सुंदरता से आपने इसको बयान किया है इस कविता में। बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी। और अब हम लोग, यतीन्द्र जी आपने सोनल मानसिंह जी पर भी एक किताब लिखी है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, सोनल जी के साथ वो बड़ी कला विदुषी हमारे समय की नाट्यम और दोस्ता पाई, तो मैंने उनसे की बातचीत, वो पूरी बातचीत के बहाने और बहाने देवप्रिया में वहां ने टेम्पल आर्ट्स, भरतनाट्यम की परंपरा, देवदासी परंपरा, कैसे पहले गोटीपुआ डांस होता था, कैसे मंदिरों में सदिर होता था, क्रॉस कनेक्शन क्या है दो राज्यों में काम का, उड़ीसा वर्सेस साउथ का मामला क्या है, तंजौर स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, तो इस तरह की तमाम चीजों पर मैंने उनसे लंबी बातचीत की, उनके नृत्य नाटिकाओं पे बात की, उनके अपने विचार जाने, और वो किताब लिखी गई। आप पढ़े, संगीत के प्रेमी पढ़े, संगीत और नृत्य पर कम ही किताबें हैं। भरतनाट्यम परंपरा पे देवदासियों की पूरी पढ़ा जाता था। कहते 4 भाइयों ने मिलकर के तंजौर स्कूल ऑफ डांस शुरू किया, और जब देवदासी एक्ट, शारदा एक्ट पास करके तमाम सारा कुछ यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा था, अंग्रेजों ने सब बंद कर दिया था, तो कैसे गुरुओं ने अपने घरों में गोटीपुआ डांस लड़कों से नचा करके उनको बचा के रखा था, वो सारी चीजों पे वो किताब प्रकाश डालती। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। तो यतीन्द्र जी, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे श्रोताओं में से कुछ सवाल कोई पूछना चाहे। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। तो जी जी जी, तो कैथी जी, अभी कोई हमारे पास है सवाल जो पूछना चाहें हमारे श्रोता सुनने वाले? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच में एक सवाल आया था लिखा हुआ कि आपको पंडित जसराज पे काम करना चाहिए, उन पे लिखा जाना चाहिए। जी मैं जी बताना जी। चाहूंगा कि पंडित जसराज जी पर उनकी एक बहुत ही ऑथराइज बायोग्राफी बहुत सुंदर ढंग से हमारे समय की एक बड़ी लेखिका सुनीता बुद्धिराजा जी ने रसराज पंडित जसराज करके लिखी है। बहुत ही सुंदर किताब है, वाणी प्रकाशन ने छापी, आप उसे जरूर मंगा के पढ़ें। जी जी जी, एक्चुअली आपने इसका जिक्र किया तो पंडित जसराज जी खुद यहाँ आए थे और उन्हीं के हाथों से उसका विमोचन मुझे मुझे सुनने का मौका मिला था इस किताब के बारे एक में। सवाल है लता जी के फोनेटिक्स और सिंगिंग ग्रामर, वो लता दुर्गा का आप पढ़े, आपको सब मिलेगा, लेकिन 2-4 चीजें बताना चाहूंगा, जैसे सांस कैसे लेनी है और माइक्रोफोन के पास जाके किस तरह से सांस का आवर्तन भरना है कि सांस सुनाई ना पड़े, वो उन्होंने अनिल विश्वास जी से सीखा। मास्टर गुलाम हैदर ने उनको हमेशा बताया कि शब्दों पर ध्यान दो, संगीत पर या किसी और वोकैबुलरी पर ध्यान मत दो, क्योंकि शब्द जितने स्पष्ट होंगे गायकी उतनी ही सुंदर होती जाएगी। दुर्गा प्रसाद जी आ गए। दुर्गा प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार यतीन्द्र जी। मेरी नमस्कार एक सर। जिज्ञासा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना का संकट काल है, इसने हमारी जी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया है, और जी मुझे आशंका है कि ये बदलाव अभी कुछ समय तक और रहेगा। तो सर, इस बदलाव का असर साहित्य और कलाओं की हमारी रसिकता पर क्या पड़ने वाला है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका थोड़ा खतरनाक सा उत्तर है, पता नहीं लोग इसको बुरा न माने। पहली बात तो ये है कि पहले दौर में साहित्य और कलाओं के लोग बहुत धैर्यपूर्ण ढंग से अपने घर में रियाज करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, और कभी कभार बाहर निकलते थे, जाते थे, प्रदर्शन करते थे। किसी किसी शहर में पता चला धारवाड़ का आदमी जयपुर जा रहा है, जयपुर वाला आदमी बेलगाम जा रहा है, साल में कोई एक कंसर्ट करके आ रहा है, कुछ एक बात करके आ रहा है। मुझे लगता है अगर इसका सकारात्मक पक्ष लें, लेखक लोग लें, तो ज्यादा से ज्यादा आत्मचिंतन का समय है,
ढेर सारा रियाज का समय है, परफॉर्मेंस से ज्यादा रियाज में समय बीतेगा, सीखने में, अपने को एक्सप्लोर करने में बीतेगा। बीच में एक 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 ब्रेक चाहिए होता है। मुझे लगता है कि ये जो क्वारंटाइन है, ये जो लॉकडाउन है, ये आपको खुद आपसे मिलने का एक बहुत शानदार मौका है। आप उसको ढूंढिए और अपने को फिर से रिजुविनेट करिए और पुनर्नवा होकर के निकल के आइए, एक नए ढंग से अपनी बात कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी। धन्यवाद दुर्गा साहब जी। चलिए, एक यतीन्द्र जी हमारे पास सवाल है जोईता बोस की तरफ से। वो पता नहीं है या नहीं है, मैं सवाल में पढ़ देता हूँ। तो सवाल थोड़ा है कि विच बुक गेव यू द मोस्ट जॉय टू कंपाइल। ये मुझे मालूम है कुछ इस तरह का सवाल है कि आपको अपना कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहें और तो मुझे लगता है कि कोई भी किताब आपको आपको एक पड़ाव है, वो आपके जीवन की एक यात्रा है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने किस उम्र को पसंद करते हैं, 16 साल की उम्र को, कि 26 साल की उम्र को, कि आज मैं जब 44 साल का हो रहा हूँ तब। हर उम्र का, हर अनुभव का मामला अलग है। हर हर समय की खुशियां, हर समय की चिंताएं, हर समय के ऊहापोह और उसके दबाव अलग है। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जिस किताब ने मुझे मशहूरियत दी वो लता जी की किताब थी, लता सुरगाथा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किताबों के मामले में कई बार ये होता है, और ये मैं कोई बड़बोलेपन पे नहीं कह रहा हूँ, हर किताब के बाद उस किताब से एक मोहभंग भी होता है कि अरे इसमें ये काम कर सकता था, इसको थोड़ा और बेहतर बना सकता था। आज गिरजा देवी वाली किताब देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं अगर आज लिखता तो शायद ज्यादा बेहतर लिखता। शायद 10 साल बाद लता सुरगाथा को रिराइट करना चाहूँ। अक्का महादेवी का अनुवाद किया है मैंने, बहुत डूब के किया है। मैं शिव भक्त हूँ तो मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन कई दफा मुझे ये लगता है कि क्या मैं अक्का के मानस में उतर पाया, क्या वो शब्द इसी वजन पर रख पाया। तो मुझे ये लगता नहीं है कि किसी एक किताब को लेकर के या किसी एक कविता को लेकर के आप खड़े हो सकते हैं। अभी आप मुझसे पूछे कि लता जी का एक गाना बताओ, तो मैं 100 गाने बताने वाला हूँ आपको, 100 से कम एक नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब एक के बाद एक है। तो इसी तरह से, और खाली अपने लेखन के लिए नहीं, अगर आप किसी से पूछे कि आपकी पसंद की सबसे अच्छी किताब क्या है, तो दुनिया भर की तमाम सारी किताबें, तमाम सारी पोइट्री, तमाम सारे नॉवेल, तमाम सारे बायोग्राफीज, तमाम सारे ट्रेवलॉग आपको याद आने लगेंगे। तो इसको कोई चालाकी ना समझे, मुझे सारी किताबें पसंद है। और ये मैं जरूर चाहूंगा कि जो मेरी किताबें कम पढ़ी गई, कम पसंद की गई हैं, जैसे खुद अक्का महादेवी का अनुवाद शायद कम लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी सिनेमा के म्यूजिक पे एक हमसफर की किताब लिखी थी जिसमें पूरी फिल्म म्यूजिकोलॉजी मैंने क्लासिकल म्यूजिक के साथ पूरी डिटेलिंग की थी। तो मुझे लगता है कि वो भी पढ़ी जाए और उस पर भी बात हो। घूम फिर के लता सुरगाथा की बात होती है, अंतरी की बात होती है, बिस्मिल्लाह खान की बात होती है। शायद दूसरे काम भी मैंने किए हैं, मेहनत से किए हैं। फैजाबाद शहरनामा लिखा है मैंने, पूरा इतिहास लिखा है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन इतिहास की चीजें पढ़ते हुए मैंने उसमें बहुत सारी मेहनत की। एक एक स्पॉट पे गया और एक बिल प्रकार की तरह, एक अन्वेषण की तरह मैंने डिटेलिंग ली, मैंने लिखा। ये मैं नहीं जानता कि मेरा काम कैसा है, लेकिन अपनी हर किताब में जब उठाता हूँ रस मिलता है कुछ करने की। जी जी। We'll take just one more question. जी, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा जी? हाँ, नहीं, थोड़ी आवाज आपकी थोड़ी सी कट कट के आ रही है, लेकिन सुन पा रहे हैं। तो आई थिंक कमलेश कुमार दीवान जी हमारे बीच में हैं। मेरी आवाज थोड़ी कट कट क्या? आपकी यतीन्द्र जी जी जी, कट के आ रही है। अगर मेरी आवाज कट के आ रही है। अब थोड़ी ठीक आ रही है। अभी ठीक है, अभी ठीक हुई कुछ? जी, अभी ठीक है सर? जी 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 जी। अभी आवाज मेरी ठीक आ रही है आपको? थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी बेहतर है जी। चलिए, कमलेश कुमार दीवान जी आपको सवाल पूछना चाहेंगे यतीन्द्र जी से? कमलेश जी भारत से हमें कॉल कर रहे हैं। जी जी कमलेश जी बताइए बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कमलेश जी की आवाज नहीं आ रही। कमलेश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम आपसे माफी चाहेंगे। और हम अभी आवाज मेरी नहीं आ रही? नहीं, आपकी तो आ रही है, कमलेश जी की नहीं आ रही है। पंखा बंद कर। चलिए, तो चलिए हम आपसे बात करना चाहेंगे।
One sec, I will. One जी. more lady wants to ask. Okay, please. Yeah. शार्दुला नौगजा सिंगापुर से हमारे बीच में हैं. शार्दुला नमस्कार. क्या सवाल है आपका यतीन्द्र जी से? उनके आगे की क्या योजनाएं हैं, वो किन किताबों पे और काम कर रहे हैं? योजनाएं बताना आज के समय में डिजिटल मीडिया के युग में बहुत खतरनाक है. पता चला आप तो काम करते रहेंगे, आप कछुए की तरह चलते रहेंगे और कोई खरगोश की तरह उसे लपक लेगा. तो ये बताना बहुत मुश्किल है. जो बिल्कुल सामने काम है वो गिलदार साहब की बायोग्राफी, उनके जीवन, उनके काम पर एक लंबी किताब की योजना है जो मैं कर रहा हूँ. और उसके साथ अलग से वो काम 10-12 सालों से चल रहा है. उसके अलावा लखनऊ घराने के कथक के मूर्धन्य कलाकार पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से कथक परंपरा पे लंबी बातचीत कर रहा हूँ. तो वो कभी एक बड़ी डायलॉग के रूप में सामने आएगी. बाकी कुछ और चीजें हैं जो शायद मैं यहाँ पे कहना मतलब मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए. वो अभी पक रही हैं और कभी सामने आएंगी तो जरूर किसी कलम में बताऊंगा. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत धन्यवाद सुंदर जी. धन्यवाद यतीन्द्र जी. तो अब आखिरी 2 मिनट में आपके लिए जो आप जिस बारे में भी आप बात करना चाहें, आपका मंच आपके नाम. यतीन्द्र जी आप हमारे साथ हैं? हाँ यतीन्द्र जी आप हमारे साथ हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप शायद अपने आप को म्यूट कर दिया है आपने. हाँ वो होस्ट ही कर रहे हैं मैंने. अच्छा नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है यतीन्द्र जी. तो चलिए आखिरी 2 मिनट जो आप जिसके बारे में जो भी बात करना चाहें आपके. आखिरी 2 मिनट में प्रभा खेतान फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ. प्रभा खेतान फाउंडेशन यहाँ से ओवरसीज में जाकर के कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, नए लेखकों के लिए बड़ा काम कर रहा है. इस अर्थ में भी कि जब हम बड़े बड़े गायकों को, कलाकारों को, सिनेमा के लोगों को देखते थे मंचों पर, उनके बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम देखते थे, उनके बड़े बड़े कटआउट होर्डिंग्स और उनके इंटरव्यूज अंग्रेजी अखबारों में पढ़ते थे, तो कहीं ये रश्क होता था कि हमें भी कभी ये मौका मिलेगा, हमारे जीवन में भी कभी ये आएगा मौका. लेकिन प्रभा खेतान फाउंडेशन ने इसे किया. मैं तमाम जगहों पर जाकर कलम करके आया और पीछे से मैंने देखा कि बड़े बड़े अंग्रेजी के अखबारों के पूरे पूरे पन्ने पे इंटरव्यू छपा हुआ है, आपकी फोटो छपी हुई, आपको एक बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह आपको वहां पर इस्तेमाल किया गया. और सिर्फ मेरी ही नहीं, मुझसे भी बहुत सारे जूनियर लेखकों को, और एक किताब को लेकर पूरे देश की परिक्रमा कराने से आपका एक बड़ा पाठक वर्ग बनता है. मुझे लगता है कि जैसे हम बार बार बड़ी बातें करते हैं, रजवाड़ों की बातें करते हैं, घरानों की बातें करते हैं कि एक कलाकार इसलिए बड़ा बना क्योंकि उसको यहाँ ये रॉयल पैट्रोनेज था. कभी हम लोगों की कहानियां लिखी जाएंगी तो ये होगा कि लेखकों को प्रभा खेतान फाउंडेशन का पैट्रोनेज था, क्योंकि उस दौर में यतीन्द्र मिश्रा ने या फला किसी ने इतने कलम किए, इतनी जगहों पे गए, इतने लोगों से संवाद किया. आज मेरी पाठकीयता में जो एक बड़ी वृद्धि है उसमें मेरे अपने लेखकों, मतलब अपने प्रकाशक के कारण, गाड़ी प्रकाशन के कारण, तमाम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने के अलावा प्रभा खेतान फाउंडेशन भी उसमें एक बड़ा योगदान करता है. कि तमाम सारे लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजते हैं, मैसेंजर में आते हैं कि हमने आपको फलानी कलम में सुना था, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपकी नई किताब खरीदना चाहते हैं. तो ये बात, तो मुझे लगता है कि अपनी बात करने से बेहतर है कि उन तमाम लोगों की बात करनी चाहिए. और एक प्रभा खेतान फाउंडेशन काफी नहीं है, देश में तमाम और बड़े फोरम आगे आने चाहिए और नए लेखकों को उसी सम्मान और समग्रता के साथ पब्लिक में, भारत में, 7 समुंदर पार ले जाना चाहिए. बहुत खूब यतीन्द्र जी. और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और झिलमिल अमेरिका की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. और हम चाहेंगे कि यही कलम जो सीरीज है वो एक दिन आप हमारे साथ बीच में आपसे रूबरू हम लोग बातचीत करें, आपको सुने. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं.
आप बहुत प्रगति करें। बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा और यहीं से अयोध्या में बैठे हुए न्यूयॉर्क के दोस्तों से और तमाम सारे लोग जो कलम से जुड़े हुए हैं भारत में, सबको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अमूल्य सुनने के लिए आए। न्यूयॉर्क के सारे मित्रों को मैं धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। और अनूप जी आपका बहुत आभार, प्रभा केतान फाउंडेशन का, संदीप भूतोरिया जी का, आनंदिता का, अपरा कुशल का, सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद जितेंद्र जी। फिर जी, मुलाकात धन्यवाद। होगी।